दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए कॉमन होता है, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र आपके चुने गए विषय से संबंधित होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी के शिक्षण अभिरुचि और शोध अभियोग्यता का मूल्यांकन होता है। साथ ही इसमें रीजनिंग, कम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो इसमें शिक्षण अभियोग्यता, शोध अभियोग्यता, कम्प्रिहेंशन, संचार, मैथमेटिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता, डाटा विश्लेषण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नागरिक विकास और पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा प्रणाली, कुल 10 खंडों में से प्रत्येक खंड से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी रणनीति और प्लानिंग से आप इसमें 40 प्लस प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं, जो आपको यूजीसी नेट परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखकर आज हम पुराने वर्षों के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का जो पहला प्रश्न है वो है शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। तो सही उत्तर है आपका अंतर क्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें सुगम्य चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हों। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरित विकास लाना होता है। प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार क्या है। तो अनुदेशात्मक विविधता प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है। अगला प्रश्न देखते हैं अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या होता है। तो ये है दोस्तों विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किससे किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन से। सतत मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल और ज्ञान किसकी उपज है। तो ये है सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम की प्रक्रिया की उपज है अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल और ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए। तो छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किया जाना चाहिए। टीम अध्यापन में क्षमता है। तो टीम अध्यापन में क्या क्षमता है। एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की क्षमता जो होती है वो टीम अध्यापन या समूह अध्यापन में है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तर्क, शक्ति और चिंतन का विकास। तर्क, शक्ति और चिंतन का विकास ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी बालक में तर्क क्षमता और चिंतन का विकास ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। तो ये है विकास जोन। विकास जोन शिक्षण और शिक्षार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं अध्यापक अपने छात्रों के साथ किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो अध्यापक अपने छात्रों के साथ अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अधिगम यानी लर्निंग जो है वो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। अधिगम या लर्निंग का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। व्यवहार का रूपांतरण। जो बालक है या छात्र है उसके व्यवहार का रूपांतरण अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। एक प्रश्न देखिए माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है। तो शिक्षण अभ्यास के दौरान और प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रक्षेपित साधन के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास जो है दोस्तों, वो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जबकि निचली कक्षाओं में या जो हमारा शुरुआती शिक्षण होता है उसमें तर्क शक्ति और चिंतन का विकास करना होता है, जबकि उच्च शिक्षा में इसका उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उसका विकास करना होता है। अगला प्रश्न, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है। ये है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो जिस विषय का है उस विषय का गूढ़ ज्ञान या विशेष ज्ञान उसे होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को पसंद करते हैं। तो विद्यार्थी अध्यापक के अनुशासन के गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। निदर्शन विधि। याद रखिएगा, आसान प्रश्न है, कई बार पूछा है। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि निदर्शन विधि है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव होती है। निदर्शन विधि के द्वारा। और नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। नैदानिक मूल्यांकन क्या निश्चित करता है। तो अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को अभिनिश्चित करता है नैदानिक मूल्यांकन। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन जो है वो अध्ययन का उच्चतम स्तर होता है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो उसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। तो निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि ये अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित गुण हैं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मूल्य शिक्षा है वो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से जो है संवेदना पर संकेंद्रित करके इसके उद्देश्यों को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यानी मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अगला प्रश्न है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है। ये है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना ये शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि परीक्षण किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में जो संप्रेषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध भावनात्मक क्षेत्र से होता है। शिक्षण की पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। विभेदीकरण शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ये है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों की अधिकतम सहभागिता संभव है। तो परिचर्चा विधि के द्वारा छात्र और अध्यापक तथा छात्रों और छात्रों के बीच परिचर्चा विधि द्वारा छात्रों की अधिकतम सहभागिता या प्रतिभागिता संभव है। दोस्तों, शोध क्या है। शोध यानी रिसर्च ये क्या है। तो किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना शोध कहलाता है। शोध सदैव होता है। तो शोध सदैव पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा और ज्ञान की अंतराल की पूर्ति करना होता है।
तो शोध ये पूर्व ज्ञान का सत्यापन है, नए ज्ञान की खोज है और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति करना ये शोध का उद्देश्य होता है। शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? तो शोध की प्रासंगिकता के द्वारा शोध की गुणवत्ता जांची जाती है। शोध करने के लिए कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा होती है? अनुसंधान प्रश्न करना। अनुसंधान प्रश्न करना ये शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता है। शोध की गहराई किसमें निहित है? तो शोध द्वारा अर्जित तथ्यों पर शोध की गहराई निहित है। अनुसंधान चरणों का क्रम क्या है? दोस्तों, अनुसंधान के जो चरण हैं उनका क्रम है समस्या स्थापना, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। तो सबसे पहले समस्या स्थापना, उसके बाद परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण और अंत में निष्कर्ष निरूपण, ये अनुसंधान के चरणों का क्रम है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान में विशाल न्यायदर्श यानी सैंपल होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये तब उपयुक्त विधि सर्वेक्षण विधि होती है। शोध निबंध का अनिवार्य तत्व क्या है? प्रस्तावना, साहित्य पुनर्वीक्षण, शोध प्रणाली, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष, ये शोध निबंध का अनिवार्य तत्व है। मौलिक शोध दोस्तों, मौलिक शोध के सिद्धांतों का किसमें उपयोग किया जाता है? अनुप्रयुक्त शोध में मौलिक शोध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। नमूना यानी सैंपल लेने में गलती किसके साथ घटती है? तो नमूने के आकार में वृद्धि से गलती होती है सैंपल लेने में। अगला प्रश्न है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा विशेष शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे सेमिनार या संगोष्ठी कहा जाता है। शोध डिजाइन, तो शोध डिजाइन दोस्तों आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना शोध डिजाइन होता है। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्या है? तो ये है क्रियात्मक अनुसंधान, जो तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान की धारा है। सैंपलिंग केसेज का आशय क्या होता है? सैंपलिंग केसेज का आशय होता है कि लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। अगला प्रश्न है, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये है बेतरतीब ग्रहण यानी यादृच्छिकीकरण में जो है वो नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो किसी वैज्ञानिक शोध में जो क्रमिक क्रियाएं होती हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सहविचरण, फिर भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और अंत में सिद्धांतीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शोध के चरणों का सही जो है क्रम क्या है? शोध के जो चरण होते हैं उनका सही क्रम होता है विषय चयन, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा चयन और निष्कर्ष की व्याख्या। कार्यकारी प्रकल्पना क्या होती है? तो कार्यकारी प्रकल्पना आगे से अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना होती है। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक क्या है? प्रभाव गुणक। प्रभाव गुणक किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक होता है। प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है, तो स्तरबद्ध प्रतिदर्श जो है वो प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान के सारांश या निष्कर्ष को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अनुसंधान विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करने में कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है? ये है सृजनात्मकता और निगमन तर्कता। तो अनुसंधान विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करने में सबसे अच्छा संयोजन है सृजनात्मकता और निगमन तर्कता। अगला प्रश्न है, अनुसंधान की कौन सी विधि कारण और प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है? ये है प्रयोगात्मक अनुसंधान। और एक चर की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होती है? तो चर की सबसे अच्छी परिभाषा है पदार्थ, वस्तु या प्राणी के कोई मापन योग्य गुण।
व्यवहारिक शोध क्या है? तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया गया शोध जो होता है उसे व्यवहारिक शोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्राकल्पता यानी नल हाइपोथेसिस के परीक्षण में क्या करता है? तो वो अनोवा करता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण कौन से हैं? अनुभव सिद्ध यानी इम्पीरिकल, थियोरेटिकल और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य लक्षण हैं अनुभव सिद्ध, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। प्रायोगिक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? तो विषय विश्लेषण की आवश्यकता प्रायोगिक शोधों में नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने का सही अनुक्रम क्या होता है? तो पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने का सही क्रम है सबसे पहले भूमिका, उसके बाद संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, सामान्यीकरण और निष्कर्षों की रचना और भावी अनुसंधान के लिए सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। ये पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना दर्शाने का सही क्रम है। एक रद्द परिकल्पना क्या है? जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो तो उसे एक रद्द परिकल्पना कहते हैं। अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध में अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है? तो रैंडमाइजेशन जो है वो एक उपाय है जो मानवीय पक्षपात को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है कि शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में शोध नैतिकता का विषय शोध का जो है चरण में संगत माना जाता है। अब आइए अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है अनुसंधान विधि और प्रदत्त संकलन उपकरण। तो प्रयोगात्मक विधि, मानकीकृत परीक्षाएं, कार्योत्तर विधि, विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली, इतिवृत्तात्मक या ऐतिहासिक विधि ये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करने में प्रयोग होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्रियाकलापों के समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? ये है नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन करना। अगला प्रश्न है शोध के किस प्रकार में मौजूद स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ये है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के चरण हैं योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। अगला प्रश्न है शोध की गहराई किसमें निहित है? तो शोध द्वारा अर्जित तथ्य में शोध की गहराई निहित है। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है तो ये उपयोगितावादी होता है। कक्षा में संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों और प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? तो कक्षा में संप्रेषण में जो मनोवृत्ति, कार्य और प्रकटन है वो अशाब्दिक रूप में समझा जाता है। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्याशित उत्तेजना का। और चरों में किसे परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? पेशेवर अभिवृत्ति। पेशेवर अभिवृत्ति को परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है एक शोधार्थी के आवश्यक गुण कौन से होते हैं? दोस्तों स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन और प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण और सैद्धांतिकरण एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं। अगला प्रश्न है बेहतर नैतिकता से अभिप्राय क्या है? केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना ये बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करता? तो व्यक्तिपरकता को शोध नैतिकता शामिल नहीं करता है। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति को लक्ष्य करता है वो क्रियात्मक शोध होता है। और एक थीसिस यानी शोध प्रबंध में चित्र और तालिकाएं रहती हैं तो थीसिस में या शोध प्रबंध में चित्र और तालिकाएं मूल पाठ में ही रहती हैं। अगला प्रश्न है शोध पदों का वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ क्या है? तो समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा,
परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण, ये शोध पदों का वैज्ञानिक विधि होता है। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? तो ये है सम्मेलन। सम्मेलन में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शोध की विषयनिष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो उसकी निष्पक्षता, विश्वस्तता और वैधता के जरिए शोध की विषयनिष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो, वो क्या कहलाता है? तो तुंग ककुदी कहलाता है जब शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। तो मौलिक शोध जो होता है वो सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास करता है। व्यवहारिक शोध जो है विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना है। क्रियात्मक शोध का जो उद्देश्य होता है वो हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना और मूल्यांकन परक शोध जो होता है वो हस्तक्षेप के अनुभूति प्रभाव का पता लगाना होता है। शोध प्रबंध कथन है तो दृढ़ कथन होता है शोध प्रबंध कथन। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। परिचर्चा विधि द्वारा छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना चाहिए। लघुकृत शिक्षण स्थिति क्या है? तो लघुकृत जो शिक्षण स्थिति है वो माइक्रो शिक्षण के अंतर्गत है। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वह विद्यार्थी का आदर पाता है। दोस्तों, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा आदर या प्रशंसा तब है जब विद्यार्थी उसका आदर करता हो और तभी व्यक्ति को टीचिंग के रूप में या टीचर के रूप में उसे आनंद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। रचनात्मक मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं, संकलात्मक मूल्यांकन, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण, सतत और व्यापक मूल्यांकन तो नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, ये किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक संबंधित है शैक्षणिक व्यवस्था से। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कैसी बात सही है? तो सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण जो होते हैं शिक्षक छात्र संबंध होने चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां जो होती हैं अधिगमकर्ता की विशेषताओं में हैं जिनका सकारात्मक स्तर अधिगम को या परिणाम को सुनिश्चित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को बढ़ाया जा सकता है? तो दृष्टिकोण स्थापित करके। और अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो ये है सामाजिक पहचान का। आत्म संप्रेषण को क्या कहा जाता है? इसको अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। संचार की प्रक्रिया से संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट क्या होती है? तो दोस्तों, संचार की प्रक्रिया से संज्ञानात्मक आंकड़े प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है कूटबद्ध करने की योग्यता। सोच, विचारों और संदेशों को वाचिक और अवाचिक चिन्हों या प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? तो सोच, विचार और संदेशों का वाचिक और अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना कूट लेखन यानी कोडिंग कहलाता है। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो क्या महत्वपूर्ण होता है? तदनुभूति महत्वपूर्ण होता है शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? तो एजुटेनमेंट
एजुटेनमेंट सिद्धांत जो है इस पर आधारित होता है किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में कालानुक्रमानुसार क्या है, तो सबसे पहले संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक होता है, फिर संदेश है, उसके बाद माध्यम है, फिर रिसीवर है और उसका प्रभाव होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में जो एक क्रम से जो चीज़ें आती हैं वो हैं सबसे पहले संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव या निष्कर्ष। अगला प्रश्न है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग क्या है, तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग होता है निरूपण यानी डिमॉन्स्ट्रेशन। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकृति से संबंधित है। संप्रेषण में भाषा क्या होती है, तो वाचिक कूट भाषा होती है संप्रेषण में। ग्रेप वाइन यानी ग्रेप वाइन या दाखलता शब्द किस रूप में जाना जाता है, अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है ग्रेप वाइन शब्द। अगला प्रश्न है मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहा जाता है, तो मौखिक संचार में व्यवधान आने को एंट्रोपी कहा जाता है। कक्षा संचार का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है, कक्षा संचार का वर्णन व्याख्यान या लेक्चर के द्वारा किया जाता है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक के द्वारा प्रभावित होता है, यह है सन्निध, उपयोगिता और अकेलापन, इसके द्वारा संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, तो प्रभावी संप्रेषण में पहले से बोध को माना जाता है। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है, कूट लेखन के व्यक्तित्व की विशेषताओं से प्रेरित होता है भावबोधक संप्रेषण। अगला प्रश्न है किसी संदेश का फीडबैक किससे आता है, तो जो श्रोता वर्ग है उससे किसी संदेश का फीडबैक आता है। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है, शक्ति, संरचना और परंपरा होती है कक्षा में संप्रेषित शब्दों में। अगला प्रश्न है कक्षा में अध्यापक किस प्रकार तत्काल में नियंत्रण रखता है, तो स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियों और संदेश से अध्यापक तत्काल में नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है, तो कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल यानी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों को शोर कहा जाता है। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण किससे शुरू करता है, तो सुगम पूर्वाभ्यास से एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करता है। संचार में भाषा कौन सी होती है, तो संचार में भाषा मौखिक कूट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, ऐसी स्थिति में संचार वृत्ताकार हो जाता है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम क्या है, तो अमौखिक संचार के जो क्रम होते हैं वो है संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। सही क्रम क्या है, स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेश ग्राही, यानी स्रोत है, उसके बाद संदेश है, फिर उसका एक माध्यम होता है और फिर रिसीवर यानी संदेश ग्राही। उपदेशात्मक संचार क्या होता है, उपदेशात्मक संचार अंतर्वैयक्तिक संचार की श्रेणी में आता है। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आत्माओं और पूर्वजों से बात करने को ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्दों से अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है संस्थागत संचार को किसके समतुल्य भी माना जाता है, तो संस्थागत संचार को दोस्तों समूह संचार के समतुल्य माना जाता है। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाला प्रयोक्ता को क्या कहा जाता है, उसको सक्रिय श्रोता कहते हैं। और एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ पर फीडबैक होता है। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है। विद्यार्थी वास्तव में क्या होते हैं, तो विद्यार्थी वास्तव में डिकोडर्स होते हैं। और संचार रणनीति बनाने वाले पुनर्निवेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निवेशन अध्ययन संचारक के द्वारा किया जाता है। किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को क्या माना जाता है, सांस्कृतिक निवेश। दोस्तों किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को सांस्कृतिक निवेश माना जाता है। और कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नज़र मिलाने से कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है।
प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण किससे प्रभावित होता है? तो ये संदर्भ से प्रभावित होता है। और किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? वो होता है दोस्तों अमौखिक संदेशों में। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम क्या होता है? अनुनय। अनुनय जो होता है वो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को क्या कहा जाता है? इसको अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन किस संचार का उदाहरण है? टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है? ये यूनेस्को द्वारा की जाती है। आकाशवाणी किस वर्ग के प्रसारण को नाम दिया गया? तो आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम? तो 1956 में जो हमारा प्रसारण है, जो वाक प्रसारण है, जिसको कि हम वार्ता का प्रसारण कहते हैं, इसको आकाशवाणी नाम या ऑल इंडिया रेडियो ये 1956 में दिया गया था। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एफएम स्टेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनोरंजन, सूचना और अंतर संवाद होता है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन। अगला प्रश्न है, डीटीएच सेवा का आरंभ कब हुआ था? सन 2004 में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दृश्य श्रव्य दो तरफा संचार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को कहा जाता था तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहा जाता था 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को। भारत में कौन सा प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है? तो PAL प्रसारण प्रणाली का भारत में अनुसरण किया जाता है। इंटरनेट पर संचार बातचीत क्या होता है? समानांतर संचार होता है इंटरनेट पर संचार बातचीत। कक्षा में भाषेत्तर संप्रेषण के विहित घटक कौन से होते हैं? मौखिक, अभिव्यक्ति, अंग गति संवेदन और वैयक्तिक स्पेस जो होता है, ये कक्षा में भाषेत्तर संप्रेषण के विहित घटक होते हैं। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा, वर्ष 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया था। भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी कौन सी है? तो PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी है। MC राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। www पर वेब पेजों को डालने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? तो एक इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? तो ये हचिसन कंपनी थी। ब्लॉग क्या होता है? ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, उसको ब्लॉग कहा जाता है। आर्कुट किसका भाग है? आर्कुट सामूहिक संचार का भाग है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल 28 सदस्य होते हैं। भारत की प्रेस परिषद कहाँ स्थित है? भारत की प्रेस परिषद दिल्ली में स्थित है। भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? तो ये है दोस्तों CNBC। CNBC भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल है। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान टाइम्स जो है समाचार पत्र समूह, इसके द्वारा ये सूत्र प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है। भारत जनसंचार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, भारत जनसंचार संस्थान। भारत की प्रथम बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन सी है? हिंदुस्तान समाचार। प्रेषित होने पर सांस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं, विश्वास या दृढ़ धारणा। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें बग कहा जाता है। ICT संबोधित करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं?
दो भाग होते हैं। इंटरनेट उपयोग के आचारिक पक्ष को कहा जाता है, तो इंटरनेट उपयोग के आचारिक पक्ष को नेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और एक नेटवर्क सर्वर अथवा उपभोक्ता के डेस्कटॉप पर परिचालित एक प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचना की स्वचालित आपूर्ति संभव बनाया जाता है। दोस्तों, ये क्लिप टेक्नोलॉजी द्वारा एक नेटवर्क सर्वर अथवा उपभोक्ता के डेस्कटॉप पर एक प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ता को सूचना की स्वचालित आपूर्ति संभव बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब डेटा की कुल मात्रा नेटवर्कों को पल पल बाधित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ब्लॉकिंग। जब डेटा की कुल मात्रा नेटवर्क को पल पल बाधित करती है तो। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डिस्कशन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिनों के विशिष्ट मुद्दों पर अपने विचार को देते हैं, उनकी स्ट्रीमिंग को क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों चैट ग्रुप्स कहा जाता है। प्लास्टर का प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर में अच्छी चित्रकारी और ग्राफिक्स का प्रिंट करने में प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कौन सी भाषा को पोर्टेबल भाषा कहा जाता है? तो सी और C++ भाषा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पोर्टेबल भाषा कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रखरखाव करते और उनकी मरम्मत करते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल और फोटोशॉप ये सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अपनी समस्याओं की वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया साइबर नेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिसमें संबंधित सूचना का अभाव हो, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्षीण स्मरण प्रक्रिया यानी पुअर रिकॉल कहा जाता है। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो। अगला प्रश्न है, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो उसे वॉइस लेन कहा जाता है। इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समय मूलक वीडियो। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ये है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का यही भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। DPI क्या दर्शाता है? तो डॉट्स पर इंच दर्शाता है DPI। अगला प्रश्न है, एक प्रलेख का पाठ यानी टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि किसमें अंतर्निहित होते हैं? तो ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होते हैं। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण करता है, तो दोस्तों ये होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम को इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला प्रश्न है, रैम का अर्थ क्या होता है? तो रैम का पूर्ण विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। WWW का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, WISIWIG किसी दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखलाता है मानो वह वस्तुतः मुद्रित किया जाता है, तो जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, एक कीबोर्ड में कम से कम कितने कुंजी होते हैं? तो दोस्तों, कीबोर्ड में कुल 101 कुंजी होती है, पर आजकल 104 बटनों वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरेल ड्रा एक लोकप्रिय है? तो कोरेल ड्रा जो है वो एक लोकप्रिय चित्रण कार्यक्रम है। HTML का उपयोग मूलतः किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? तो वेबसाइट के अभिकल्प के लिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है।
बातचीत करने या चैटिंग करने के लिए कौन सा मैसेंजर प्रयुक्त होता है? ये है गूगल टॉक। और ये देखिए GIF, JPG, BMP और PHG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है। जो भंडार करती है ये इमेज डाटा का भंडार करती है। A से F तक के प्रतीकों किस में प्रयोग किया जाता है? तो खड़ दशमलव प्रणाली में A से F तक के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है? तो CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। कई प्राप्तकर्ता को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है? उसको स्पैम मेल कहा जाता है। दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य क्या है? तो ये है 1000011। ये दशमलव अंक 35 यानी 35 का द्विआधारी समतुल्य है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जाता है? तो कंपाइलर का प्रयोग करके उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट की भाषा में DNS का अर्थ क्या होता है? DNS का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का होता है? तो ये है ब्राउज़र। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का जो समुच्चय होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? IP एड्रेस से होती है। एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और इसकी तुलना करता है? तो ये CPU में होता है। खोडस आधारी अंकन पद्धति में कौन सा चिन्ह शामिल होता है? तो 0 से 9 और A से F जो होता है वो खोडस आधारी अंकन पद्धति में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? तो ये है 2 संख्या विधि का। नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? वेब मर्सियल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेब मर्सियल कहा जाता है। जैसे कॉमर्शियल उसी तरह से वेब मर्सियल कहा जाता है नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को। दोस्तों GIF जो एक हमारा पिक्चर का जो फॉर्मेट होता है, GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का पूर्ण रूप होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटवर्क सोसाइटी कहते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। LAN क्या होता है दोस्तों? तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, एक कंपाइलर का प्रयोग को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो उच्च स्तरीय भाषा। USB किसे कहते हैं? तो दोस्तों USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात क्या होता है? तो टीवी के पर्दे का जो अनुपात होता है वो 4:3 का होता है। बिट का तात्पर्य क्या होता है? बिट दोस्तों बाइनरी डिजिट को कहा जाता है। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? ये LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। वेब पते या एड्रेस के का क्या नाम होता है? तो वेब पृष्ठ पता या एड्रेस के लिए URL का प्रयोग होता है। डाटा भंडारण के अधिक्रम क्या हैं? तो डाटा भंडारण के जो अधिक्रम होते हैं डेटा मेमोरी के, वो पहले बिट्स, फिर बाइट्स, फिर फील्ड्स, उसके बाद रिकॉर्ड्स, फाइल और डाटा बेसिज होता है। अगला प्रश्न है, IP एड्रेस का उदाहरण क्या है? तो 184.106.117.64 ये जो हैं IP एड्रेस का उदाहरण है। सर्च इंजन क्या होता है? तो गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, हॉटबॉट, लाइयोस और बिंग, बाइडू और डकडकगो ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ये परिवहन क्षेत्र जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख स्रोत होता है। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है? ये है पैन यानी पैराक्सिल नाइट्रेट जो होता है, ये नेत्रों में जलन के लिए मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है? तो मीथेन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे कम समय तक ठहर पाती है। दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? तो कृषि जो है ये दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ में। भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होता है। तो भारत के जो शहर हैं वहाँ पर धुएं में मुख्यतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। सतही ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? तो ये है दोस्तों परिवहन क्षेत्र। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है वाटरशेड विकास उपागम। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो मल जल का बहिस्राव यानी सीवेज का जो बहिस्राव होता है ये ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है असंशोधित मलजल। और शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक जिसमें मनुष्य की आँखों और श्वसन नली में जलन होती है ये सतही ओजोन का प्रदूषण होता है। किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? तो ये दोस्तों पारा यानी मरकरी प्रदूषण जो होता है इसके कारण मानव को कैंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मागोत्पत्ति संबंधित गतिविधि में 2/3 से अधिक वैश्विक जल के उपयोग के लिए उत्तरदायी है? तो जो जल सर्वाधिक रूप में प्रयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मामले मंत्रालय के अधीन काम करता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसमें ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारण होता है? तो यकृत और गुर्दा संबंधी समस्या में जो क्रोमियम है वो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख जो पुरोगामी तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? तो NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये शीतकाल में स्मॉग यानी धूम कोहरा के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या है? तो प्रशीतन और वातानुकूलन ये CFC के प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो घनत्व का, जबकि कुल विघटित ठोस पदार्थ, कलिफॉर्म काउंट और विघटित ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित प्रदूषक गैस, परिवहन क्षेत्र से दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये परिवहन क्षेत्र से यानी ऑटोमोबाइल क्षेत्र से उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक गैसें हैं। मृदा में प्रदूषण का स्रोत कौन सा होता है? परिवहन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तापीय ऊर्जा, जबकि जो हैं हाइड्रो पावर जो होते हैं ये मृदा में प्रदूषण का जो स्रोत होते हैं ये अतिशय कीटनाशकों का प्रयोग आदि होते हैं। पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि और जल के क्षेत्र को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई? तो वर्ष 1986 से। आँख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रासायनिक या फोटोकेमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक कौन से होते हैं? HCHO और पैराक्सिल नाइट्रोजन जो होता है ये फोटोकेमिकल जो धूम कोहरा होता है उसके प्रमुख घटक होते हैं। बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ये है बाढ़। सबसे अधिक कज्जल या कालिक किससे निकलता है? तो दोस्तों सबसे अधिक कालिक तापीय शक्ति संयंत्रों से निकलता है। डायोक्सिन्स उत्सर्जित होता है तो प्लास्टिक दहन से डायोक्सिन्स उत्सर्जित होता है जो बहुत ही हानिकारक होता है। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया? तो सामाजिक वन कार्यक्रम के आशय से। संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है वह प्राकृतिक कोप कौन सा है? तो जो है जल मौसमी प्रकोप जो है वो संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है।
पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थों का सांद्रण से अधिक नहीं होना चाहिए। 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थों का सांद्रण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। तो पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं जो हैं, ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। दोस्तों, दलदल या जो आर्द्र भूमि होती है, ये पहले पानी प्राप्त करता है। तो दलदल या जो नम भूमि होता है, ये अपने समीप के जल निकाय से पानी प्राप्त करता है। स्वच्छ जल का जल घनत्व जो होता है, अधिकतम घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग शीतकाल में और अधिक हो जाता है। तो ध्रुवों पर भूमंडलीय तापन शीतकाल में और अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोएकर। याद रखिएगा, वालेस ब्रोएकर जो कि ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, इन्होंने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था। कॉलम का 1 का कॉलम 2 से सही सुमेलन करना है। सुनने में 30 डेसिबल ध्वनि स्तर होना चाहिए। फुसफुसाहट जो है वो 1 डेसिबल, शयन में बाधा 60 डेसिबल और सामान्य बातचीत 30 से 50 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वन भूमि का सर्वाधिक ह्रास किससे हुआ है? तो ये कृषि द्वारा हुआ है। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है कचरा जलाने से। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है आपको। न्यूट्रल जल की गुणवत्ता न्यूट्रल होती है जब उसका पीएच मान 2.7 होता है। मामूली अम्लीय होती है जब 1.5 पीएच मान होता है। क्षारीय तब होता है जब 4.8 होता है और हानिकारक 3.4 के पीएच मान के स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण और विघटन होने के साथ क्या होता है? तो पादप प्लैंकटन में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण रात में नगरों की वायु ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है। तो ये जो तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन होता है, इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन वाला जो स्थिति है, वो संपूर्ण वर्ष में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयले से चलने वाली पावर प्लांट में धुएं का उठना निर्भर करता है। तो ये वायंसी वातावरणीय स्थायित्व और एग्जॉस्ट गैसों के वेग पर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों भारत के थार मरुस्थल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। महानगरों में झुग्गी झोपड़ियाँ किसका परिणाम होती हैं? शहरों में अभिरचना का अभाव जो होता है, अधिरचना का, उसका परिणाम है महानगरों में झुग्गी झोपड़ियों का जो विकास है। कुल मिलाकर वहाँ पर जो मैनेजमेंट या योजनाबद्ध ढंग से बसावट नहीं किया गया है, इसका भी परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान किस रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील है? तो 100 से 500 किलो हर्ट्ज। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगला प्रश्न है, यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम धारणीय प्राप्ति कब होगी? तो दोस्तों वहन के क्षमता की आधी होगी। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो अनिवार्यतावादी दृष्टिकोण है, जिसमें ये माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है दोस्तों 57.1%। अगला प्रश्न है, भूकंपों के संदर्भ में रिक्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के शक्ति खंड में यानी जो पावर प्रोडक्शन है उस भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक तापीय स्रोत से, फिर जलीय, उसके बाद न्यूक्लियर और सबसे कम जो है वो वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा अपने यहाँ उत्पादित होती है। कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो क्रम है दोस्तों कार्बन उत्सर्जक देशों का, सबसे बड़ा है चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर भारत, रूस और जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों,
तात्क्षणिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है और उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है, तब तात्क्षणिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड घटित होता है। अगला प्रश्न है, सन 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य किसे संस्थापित करना है? 25,000 मेगावाट की पवन विद्युत ऊर्जा को संस्थापित करना है 2022 तक भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो दोस्तों जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लूरेनेटेड गैसें जैसे हाइड्रोजन फ्लोरोक्लोराइड और जो क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड हैं, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक का कारण क्या है? तो ये है प्राकृतिक स्रोत। अगला प्रश्न है, भारत में हाल में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड सूक्ष्म विविक्त और पदार्थ है, ओजोन इसमें सम्मिलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल या नागोया सम्मेलन किससे संबंधित है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो ये है 5 गीगावाट। और जैव आवर्धन या बायो रेमेडिएशन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से है? तो दोस्तों जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता की वृद्धि से तात्पर्य होता है जैव आवर्धन, इसको बायो रेमेडिएशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन सांद्रण या ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी होती है? तो ये होता है डॉप्सन यूनिट। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है? भूतल पर दबाव में वृद्धि करने में भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य होती है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूजीसी नेट परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ढेर सारे प्रश्न। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षा जब यूजीसी नेट परीक्षा में आप शामिल हो रहे हों तो ये प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें और यूजीसी नेट परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।